जुलाई 2014 इराक का मोसुल शहर। रात का समय, आसमान में धुएं की काली परतें तैर रही थीं। दूर कहीं लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं और शहर के एक अस्पताल के अंदर 46 भारतीय नर्सें डर के साए में बैठी थीं। किसी ने दरवाजे के पास कुर्सी लगा रखी थी, कोई खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। बिजली कभी आती कभी चली जाती और हर गुजरते मिनट के साथ डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बाहर अब इराकी सेना नहीं बल्कि ISIS के हथियारबंद लड़ाके घूम रहे थे। उन महिलाओं को सिर्फ इतना पता था कि अगर हालात और बिगड़े तो शायद वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगले 48 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक घंटे बनने वाले थे। ये कहानी है 46 भारतीय नर्सों के उस रेस्क्यू मिशन की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। एक ऐसा मिशन जहां गोलियों, आतंक और युद्ध के बीच इंसानियत और उम्मीद ने हार नहीं मानी। कहानी शुरू होती है साल 2014 से, जब इराक कई सालों से अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा था। 2003 में अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन की सरकार गिराए जाने के बाद देश पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया। अलग अलग आतंकी संगठन धीरे धीरे मजबूत होते गए और फिर सामने आया एक नया नाम, ISIS, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस संगठन का नेता था अबू बकर अल-बगदादी, जिसने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का खतरनाक अभियान शुरू कर दिया। जून 2014 तक ISIS इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका था कि इराक की कई सरकारी चौकियां बिना लड़ाई के खाली होने लगी। और फिर आया वो दिन, 10 जून 2014, जब ISIS ने मोसुल शहर पर कब्जा कर लिया। ये इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, जहां हजारों विदेशी कर्मचारी, डॉक्टर और नर्सें काम कर रही थीं। उन्हीं में थीं भारत के केरल राज्य की 46 नर्सें। इनमें ज्यादातर युवा महिलाएं थीं जो अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए इराक आई थीं। कुछ की नई नई शादी हुई थी, कुछ छोटे बच्चों की मां थीं और कुछ पहली बार विदेश गई थीं। वे मोसुल और टिक्रित के अस्पतालों में काम कर रही थीं। शुरू में उन्हें लगा था कि हालात कुछ दिनों में सामान्य हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वे युद्ध के बीच फंस चुकी हैं। जैसे जैसे ISIS शहर के अंदर मजबूत होता गया, वैसे वैसे डर बढ़ता गया। सड़कों पर हथियारबंद गाड़ियां घूमने लगीं, सरकारी इमारतों पर काले झंडे दिखाई देने लगे, बैंक लूटे जा रहे थे, कई स्थानीय लोग शहर छोड़कर भागने लगे। अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और भारतीय नर्सें लगातार मरीजों का इलाज कर रही थीं। लेकिन अंदर ही अंदर वे भी डर रही थीं, क्योंकि अब मोसुल से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा था। एयरपोर्ट बंद हो चुका था, बस अड्डे वीरान हो चुके थे और हर रास्ते पर बंदूकधारी मौजूद थे। भारत में जब टीवी चैनलों पर ISIS की खबरें चलनी शुरू हुई, तब केरल के कई घरों में चिंता फैल गई। माता पिता लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन कई बार घंटों तक संपर्क नहीं हो पाता था। किसी माँ को सिर्फ इतना मैसेज मिलता, हम ठीक हैं। किसी पति को आवाज कांपती हुई सुनाई देती, यहाँ बहुत डर लग रहा है। भारत सरकार तक भी ये मामला पहुंच चुका था। उस समय भारत की विदेश मंत्री थीं सुषमा स्वराज, जिन्होंने तुरंत विदेश मंत्रालय, इराक में भारतीय दूतावास और खुफिया एजेंसियों के साथ लगातार बैठकें शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मोसुल अब पूरी तरह ISIS के कब्जे में था। वहां भारतीय अधिकारी सीधे नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी तरफ अस्पताल में फंसी नर्सों की हालत खराब होती जा रही थी। कई बार खाना खत्म होने की स्थिति बन जाती, पानी सीमित था, बाहर लगातार गोलियों और धमाकों की आवाजें आती थीं। नर्सें एक कमरे में इकट्ठा होकर प्रार्थना करती थीं, कुछ रोते रोते सो जाती थीं। कईयों ने अपने परिवार को आखिरी संदेश तक भेज दिया था। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि कुछ विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया है। ये सुनकर उनका डर और बढ़ गया। जुलाई 2014 के पहले हफ्ते तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि अस्पताल के आसपास भी ISIS लड़ाके दिखाई देने लगे। एक दिन कुछ हथियारबंद लोग अस्पताल के अंदर घुस आए। उन्होंने सभी से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। उन नर्सों को अब लगने लगा था कि शायद वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगी। भारत में मीडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा था। पूरा देश इस मिशन पर नजर रखे हुए था। केरल सरकार भी लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में थी। इस बीच भारतीय अधिकारियों ने स्थानीय सूत्रों और कई अनौपचारिक चैनलों के जरिए बातचीत शुरू की। हालांकि आज तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन माना जाता है कि कई स्तरों पर बातचीत और स्थानीय संपर्कों ने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आया 4 जुलाई 2014 की रात का वो पल, जिसने इन 46 महिलाओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अचानक अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सभी नर्सें अपना सामान तैयार करें, उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन कहाँ? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ नर्सें रोने लगीं। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें कहीं ले जाकर मार दिया जाएगा। कईयों ने अपने परिवार को फोन किया। किसी ने कहा, अगर मैं वापस नहीं आई तो बच्चों का ख्याल रखना। किसी ने अपनी मां से रोते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अस्पताल के बाहर बसें खड़ी थीं और उनके आसपास हथियारबंद लड़ाके मौजूद थे। नर्सें कांपते हुए बसों में बैठीं। रात का अंधेरा और सड़क पर पसरा सन्नाटा उस सफर को और डरावना बना रहा था। बसें मोसुल शहर से बाहर निकलने लगीं। रास्ते में कई चेक पोस्ट थीं, हर जगह बंदूकधारी खड़े थे। बस के अंदर इतना सन्नाटा था कि सिर्फ दिल की धड़कनें महसूस हो रही थीं। कुछ नर्सें चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं, कुछ आंखें बंद किए बैठी थीं। उन्हें हर पल लग रहा था कि शायद अगला मोड़ उनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ हो। लेकिन कई घंटों के उस खतरनाक सफर के बाद बसें नदरी इराक के एरबिल शहर पहुंची। ये इलाका कुर्दिश नियंत्रण में था और अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। जैसे ही भारतीय अधिकारियों को ये सूचना मिली कि नर्सें सुरक्षित एरबिल पहुंच गई हैं, दिल्ली में राहत की सांस ली गई। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, अब उन्हें भारत लाना बाकी था। भारतीय दूतावास के अधिकारी तुरंत एरबिल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां सुरक्षा बढ़ाई गई। एयर इंडिया और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय शुरू हुआ। पूरी रात तैयारियां चलती रहीं और फिर 5 जुलाई 2014 की सुबह वो पल आया जब 46 भारतीय नर्सें विमान में सवार हुईं। कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे। कुछ ने विमान की सीट पर बैठते ही भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वे सचमुच मौत के साए से बाहर निकल रही हैं। जब विमान ने इराक की जमीन छोड़ी तब कई नर्सें रो पड़ी। भारत पहुंचने पर उनका स्वागत किसी युद्ध से लौटे सैनिकों की तरह हुआ। कोच्चि एयरपोर्ट पर परिवार अपने प्रियजनों को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। छोटे बच्चे अपनी मां को पकड़कर रो रहे थे। कई माता पिता जमीन पर बैठकर भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की वापसी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आखिर आईएसआईएस ने उन नर्सों को जाने क्यों दिया? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्थानीय अस्पताल प्रशासन और समुदाय के लोगों ने मदद की। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सरकार ने गुप्त चैनलों के जरिए बातचीत की थी। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि आईएसआईएस उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन कई रिपोर्ट्स और अधिकारियों के बयानों के अनुसार इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने कई स्तरों पर काम किया था। विदेश मंत्रालय लगातार इराक में भारतीय दूतावास के संपर्क में था। उस समय भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद हर अपडेट पर नजर रख रही थी। बताया जाता है कि भारतीय अधिकारियों ने बगदाद, एरबिल और स्थानीय कुर्द नेताओं के जरिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय अस्पताल प्रशासन ने भी आईएसआईएस लड़ाकों को ये समझाया कि ये महिलाएं सिर्फ नर्स हैं, जिनका युद्ध या राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वहीं कुछ सूत्रों का मानना था कि भारत ने चुपचाप मानवीय आधार पर बातचीत के चैनल खोले थे ताकि नर्सों को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकाला जा सके। जब अस्पताल से नर्सों को बसों में बैठाया गया तब वो सिर्फ एक साधारण ट्रांसफर नहीं था, बल्कि बेहद जोखिम भरा एस्कॉर्ट मिशन था। बसों को ऐसे रास्तों से निकाला गया जहां लगातार चेकपोस्ट और हथियारबंद लड़ाके मौजूद थे। हर कुछ किलोमीटर पर रुककर पूछताछ होती थी, लेकिन स्थानीय संपर्कों और बातचीत की वजह से बसों को आगे बढ़ने दिया गया। कई नर्सों ने बाद में बताया कि उस सफर के दौरान उन्हें लग रहा था कि किसी भी पल गोली चल सकती है।